हत्यारे वे लोग जिनके लिए कोई सीमा नहीं होती, जो अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी खत्म करने में बिता देते हैं। अपनी क्रूरता के चरम पर वे अब अपनी अंतिम चुनौती का सामना कर रहे हैं, मृत्यु की कगार पर अपने ही जहर का स्वाद चखना। उस घड़ी में उनका एकमात्र अफसोस अपराध नहीं बल्कि पकड़े जाना होता है। हमारे साथ गवाह बनिए इन अंधकारमय आत्माओं के पृथ्वी पर आखिरी दिन का, जहां हम उनके विक्षिप्त मन के भूल भुलैया में झांकेंगे जब वे अपने अटल अंत की तैयारी कर रहे होते हैं। डेविड ने छोटे मोटे अपराधों जैसे चोरी और अपने शरीर को यौन उद्देश्यों के लिए बेचने से शुरुआत की, लेकिन मार्च से दिसंबर 1980 के बीच उसने कैलिफोर्निया के ऑकलैंड शहर में आतंक फैला दिया और कम से कम 4 बुजुर्गों की उनके घरों में हत्या कर दी। जनवरी 1981 में मेसन पुलिस के साथ एक कार पीछा करने की घटना में शामिल था। वह भागने में सफल रहा, लेकिन अपनी कार वहीं छोड़ गया। पुलिस ने कार से मिली जानकारी का उपयोग कर उसके घर का पता लगाया, जहां वे उसकी मां और भाई से मिले। दोनों ने पुलिस को एक वीडियो टेप सौंपा जिसे मेसन ने खुद रिकॉर्ड किया था और जिसमें उसने अपने अपराधों को विस्तार से कबूल किया था। उसने यह वीडियो अपने परिवार को सौंप दिया था ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो सच्चाई सामने आ सके। मेसन की स्वीकारोक्तियों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 4 फरवरी 1981 को जब पुलिस उसे हॉलिडे इन होटल में ढूंढने में सफल रही तो उसने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ के दौरान मेसन ने अपने सभी अपराध स्वीकार किए, लेकिन एक अतिरिक्त हत्या का भी खुलासा किया जिसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी रॉबर्ट की हत्या कर दी थी क्योंकि रॉबर्ट ने जानबूझकर उसे हर्पीस संक्रमित किया था। अपने मुकदमे से पहले मेसन को अलामेडा काउंटी जेल में रखा गया, जहां उसने अपने एक साथी कैदी के साथ मिलकर एक अन्य कैदी की हत्या कर दी। जब 1983 में मुकदमा शुरू हुआ तो उसने अपने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन जनवरी 1984 में उसे 5 हत्याओं का दोषी ठहराया गया। उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और सैन क्वेंटिन स्टेट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह अपनी सजा का इंतजार करता रहा। समय के साथ मेसन को चार्लिन नाम की एक महिला से प्यार हो गया और उसने जेल में रहते हुए उससे शादी कर ली। वर्षों बाद उसने अपनी अपराध बोध को स्वीकार करना शुरू किया, अपने अपराधों को कबूल किया और अपने द्वारा किए गए कृत्यों के लिए गहरा पछतावा व्यक्त किया। हालांकि उसकी आत्मग्लानि की गहराई का पता तब चला जब उसने जून 1993 में स्वेच्छा से अपने वकील द्वारा दायर एक अपील को वापस ले लिया। अगर उसने इस अपील को आगे बढ़ने दिया होता तो उसे एक नया मुकदमा मिल सकता था और संभवतः उसकी मौत की सजा रद्द हो सकती थी, लेकिन उसने इस अवसर को ठुकरा दिया। उसकी फांसी की तारीख 24 अगस्त 1993 तय की गई, उसकी अपनी मांग पर। फांसी से कुछ हफ्ते पहले मेसन ने पत्रकारों को एक साक्षात्कार दिया जिसमें उसने मृत्युदंड कक्ष में अपने समय का वर्णन किया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने पीड़ितों के परिवारों की पीड़ा को समझा और अपने अपराधों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। हालांकि मेसन को 200 से अधिक पत्र मिले जिनमें लोगों ने उससे अपील वापस लेने पर पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन उसकी सोच स्पष्ट थी। जैसे जैसे फांसी की तारीख नजदीक आई, मेसन ने अपना आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला किया। जब उससे अंतिम भोजन के बारे में पूछा गया तो उसने कोई विशेष अनुरोध करने से मना कर दिया और कहा कि उसे और उसके परिवार को वही भोजन परोसा जाए जो अन्य कैदियों को दिया जाता है। अपनी अंतिम घंटों में मेसन ने अनलिमिटेड फोन एक्सेस की मांग की, लेकिन पादरी से मिलने से इनकार कर दिया और उसका अंतिम अनुरोध केवल बर्फ के साथ एक गिलास पानी था। 24 अगस्त 1993 को मेसन को गैस चैम्बर में फांसी दी गई। जब वह फांसी कक्ष में गया तो अधिकारियों ने उसे बताया कि यदि वह चाहता तो वह अपनी सजा के खिलाफ अपील करके अपनी फांसी को टाल सकता था, लेकिन यह सलाह अनसुनी रह गई क्योंकि मेसन ने पहले ही अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। जब उससे अंतिम शब्द पूछे गए, उसने कहा कि वह अपनी फांसी को टाल सकता था, लेकिन यह सलाह अनसुनी रह गई क्योंकि मेसन ने पहले ही अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। जब उससे अंतिम शब्द पूछे गए, उसने
तो उसने बस जेल अधीक्षक से कहा कि उसे कुछ भी नहीं कहना है। डेविड मेसन कैलिफोर्निया में इस तरीके से फांसी दिए जाने वाला आखिरी कैदी था। उसके शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की तरह संभावना है कि उसे गुमनाम कब्र में दफना दिया गया हो या उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो। कार्लटन गैरी एक अमेरिकी सीरियल किलर था जिसने 1977 और 1978 के बीच 9 बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनमें से 7 की हत्या कर दी। गैरी ने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय जेल में बिताया, लेकिन जब उसे दिसंबर 1978 में गिरफ्तार किया गया तो वह इन हत्याओं के लिए सबसे कम संदेहास्पद व्यक्ति था। वह साउथ कैरोलिना में एक डकैती में शामिल था और उसने उस अपराध को स्वीकार कर लिया जिसके लिए उसे मार्च 1983 में 21 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सजा मिलने के केवल 5 साल बाद वह जेल से भाग गया और 1 साल तक फरार रहा, इससे पहले कि उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। स्टॉकिंग स्ट्रैंगलर नामक सीरियल किलर द्वारा की गई इन हत्याओं की जांच एक नए मोड़ पर आ गई जब नए सबूतों से अधिकारियों को सीधे गैरी तक पहुंचा दिया। पुलिस को एक आग्नेयास्त्र और उसके फिंगरप्रिंट मिले जो साबित करते थे कि वह सीरियल किलर था जिसने जॉर्जिया के कोलंबस शहर में आतंक मचा रखा था। यदि केवल एक अपराध स्थल पर उसका फिंगरप्रिंट मिलता तो इसे एक संयोग समझा जा सकता था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट 4 अलग-अलग स्थानों पर पाए गए थे। मई 1984 में गैरी पर हत्याओं का आरोप लगाया गया। उसने स्वीकार किया कि वह पीड़ितों के घरों में मौजूद था, लेकिन उसने यह दावा किया कि उसने हत्याएं नहीं की और असली हत्यारा कोई और था। हालांकि उसके बचाव के प्रयासों के बावजूद उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे और अगस्त 1986 में उसे 7 में से 3 हत्याओं के लिए मृत्युदंड दिया गया। डेथ रो, फांसी की सजा के लिए रखे जाने वाले विशेष स्थान में एक कैदी के रूप में गैरी एक बहुत ही छोटी कोठरी में अकेले रहता था, जैसा कि आमतौर पर मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों के साथ होता है। उसे रोजाना 1 घंटे का व्यायाम करने की अनुमति थी और उसकी कोठरी में एक टेलीविजन और एक रेडियो था। वर्षों के दौरान गैरी को कला में रुचि विकसित हुई और उसने क्रिसमस और जन्मदिन के लिए हाथ से बनाए गए कार्ड बनाना शुरू किया। गैरी के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब उसने 1996 में शादी कर ली। उसने अपनी पत्नी को एक चर्च समूह के माध्यम से पाया जो नियमित रूप से कैदियों से मिलने आता था। शादी के अलावा उसने अपनी पत्नी की बेटी को भी गोद ले लिया। जेल में रहते हुए भी गैरी अपनी पत्नी से गहरा प्यार करता था और अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ एक मजबूत रिश्ता विकसित किया। बहुत लंबे समय तक गैरी को उम्मीद थी कि उसे बरी कर दिया जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। उसने वर्षों तक कई बार अपील की, लेकिन उसकी सजा अपरिवर्तित रही। दिसंबर 2009 में जब उसकी फांसी होने में केवल 4 घंटे बाकी थे, उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं जब जॉर्जिया सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी ताकि यह तय किया जा सके कि डीएनए परीक्षण आवश्यक है या नहीं, जिससे उसकी बेगुनाही या दोष सिद्ध हो सकती थी। दुर्भाग्यवश उसकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गईं जब फरवरी 2018 में एक नई फांसी की तारीख 15 मार्च 2018 के लिए तय कर दी गई। अपनी आखिरी घड़ियों में गैरी ने अपना अंतिम भोजन खाने से मना कर दिया और प्रार्थना करने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपनी फांसी से पहले कोई अंतिम बयान नहीं दिया। 66 साल की उम्र में गैरी को घातक इंजेक्शन द्वारा जॉर्जिया के जैक्सन स्थित प्रिजन डायग्नोस्टिक एंड क्लासिफिकेशन में फांसी दी गई। यह सुविधा राज्य द्वारा एक निष्पादन केंद्र के रूप में उपयोग की जाती है। साथ ही यह एक संग्रहालय भी है जहां जॉर्जिया में मृत्युदंड के इतिहास से जुड़े अवशेष प्रदर्शित किए जाते हैं। गैरी के शरीर का अंतिम भाग्य अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि उसे या तो गुमनाम कब्र में दफना दिया गया होगा या फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया होगा। गैरी गिलमोर कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में शामिल हो गया था और 1964 में
जब वह सिर्फ 14 साल का था, पहली बार गिरफ्तार किया गया। उसे हमले और सशस्त्र डकैती के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई। बाद में अप्रैल 1976 में उसे सशर्त रिहाई मिली और वह अपने चचेरे भाई के साथ रहने के लिए प्रोवो, यूटा चला गया। वहां उसने 2 बार ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार असफल रहा। हताश होकर गिलमोर ने फिर से चोरी और शराब पीने की लत को अपना लिया। जुलाई 1976 में सशर्त रिहाई के कुछ ही महीनों बाद गिलमोर एक साधारण अपराधी से एक निर्दयी हत्यारे में बदल गया। 19 जुलाई को उसने ओरम, यूटा में एक पेट्रोल पंप लूटा और जाने से पहले उसने वहां काम करने वाले कर्मचारी मैक्स जेनसेन को गोली मार दी। अगले ही दिन उसने प्रोवो के एक मोटल पर हमला किया और मोटल के प्रबंधक बेन बुशनेल की हत्या कर दी। बुशनेल की पत्नी इस हत्या की गवाह थी और उसने गिलमोर को मोटल की नकदी रजिस्टर लेकर भागते हुए देखा। भागते समय जब वह अपराध के हथियार को एक झाड़ी में छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी अपनी दाहिनी हथेली में गोली लग गई। इसके बाद जब वह एक गैराज में वापस गया जहां उसने डकैती से पहले अपने ट्रक की मरम्मत के लिए दिया था, गैराज के मालिक ने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा था। जब गिलमोर गैराज से चला गया, मालिक ने पुलिस को बुलाया और ट्रक की नंबर प्लेट की जानकारी दी। बाद में उसकी चचेरी बहन ब्रेंडा ने उसे पकड़वाने में मदद की, जब गिलमोर ने उसे पट्टियां और दर्द निवारक दवाओं की मदद के लिए फोन किया। अक्टूबर 1976 में गिलमोर के खिलाफ मुकदमा सिर्फ 2 दिनों तक चला। उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा दी गई। उसकी प्रतिक्रिया असामान्य थी और इसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपनी सजा को स्वीकार कर लिया और किसी भी तरह की अपील करने से इनकार कर दिया। यह प्रतिक्रिया कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी, जिससे सवाल उठा, क्या वह वास्तव में अपने अपराधों के लिए पश्चाताप कर रहा था, या उसे लगा कि यह उसके दुखों को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। जब वह मौत की सजा का इंतजार कर रहा था, गिलमोर ने एकांत और नीरस जीवन जिया, जैसा कि आमतौर पर मौत की सजा पाने वाले कैदियों के साथ होता है। लेकिन उसमें कुछ अलग नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जब उसकी फांसी कई बार स्थगित हुई, तो गिलमोर ने प्रदर्शन स्वरूप भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसने अपने जीवन को समाप्त करने की अपनी इच्छा तब साबित की जब उसने अपनी मां को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने उनसे आग्रह किया कि वे उसकी ओर से कोई और अपील न करें। नवंबर और दिसंबर के बीच गिलमोर ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे रोक लिया गया। यूटाह में फांसी के केवल 2 तरीके थे, फांसी पर लटकाना या फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मारना। गिलमोर ने फायरिंग स्क्वाड को चुना क्योंकि उसे डर था कि फांसी ठीक से नहीं हो पाएगी और यह अधिक कष्टदायक हो सकती है। 17 जनवरी 1987 की रात अपनी फांसी से पहले गिलमोर ने सादा भोजन, स्टेक, आलू, दूध और कॉफी का ऑर्डर दिया, लेकिन फांसी से पहले की सुबह उसने केवल दूध और कॉफी का सेवन किया। उसे फांसी कक्ष में ले जाया गया, जहां उसे एक कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके पीछे रेत से भरे थैले रखे गए थे ताकि गोलियों को रोका जा सके। लेकिन गिलमोर को केवल अपनी सजा स्वीकार करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अंतिम बातों के कारण भी याद किया जाता है। जब उससे आखिरी शब्द पूछे गए, तो उसने बस इतना कहा, चलो कर ही डालो। फांसी के बाद गिलमोर के शरीर को तुरंत दफनाया नहीं गया। भले ही वह अपनी पूरी जिंदगी अपराधी रहा, मरने से पहले उसने एक आखिरी नेक काम किया। उसने कहा कि उसके कुछ अंग जरूरतमंदों को दान किए जाएं। उसकी मौत के बाद उसकी आंखों की कॉर्निया निकालकर यूटाह विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर भेजी गईं और 24 घंटे के भीतर 2 लोगों को उसकी आंखें प्रत्यारोपित कर दी गई। उसी दिन उसका शरीर दाह संस्कार कर दिया गया और उसकी राख को एक विमान से हवा में बिखेर दिया गया। वेस्ले एलन डोड एक अपराधी था जिसका नाम उसके भयानक अपराधों के लिए इतिहास में दर्ज किया गया। डोड ने अपने अपराध का सिलसिला 13 साल की उम्र में शुरू किया। 1 दशक के दौरान उसने 50 से अधिक नाबालिगों के साथ बलात्कार किया।
सामान्यता की आड़ में उसने अपने विकृत इरादों को छिपाते हुए पड़ोसियों के बच्चों की देखभाल करने की पेशकश की। 1989 में डॉड की अपराध की यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई जब उसने वॉशिंगटन के एक सिनेमा से एक बच्चे का अपहरण कर लिया। इसके बाद की जांच ने उसकी विकृत मानसिकता और उसके भयावह अपराधों की सच्चाई उजागर की। यह पता चला कि डॉड उसी वर्ष वैंकूवर में 3 बच्चों की निर्मम हत्या के लिए भी जिम्मेदार था। 3 दिन की जांच के दौरान विस्तृत स्वीकारोक्ति के बाद डॉड के घर की तलाशी का वारंट जारी किया गया। वहां जांचकर्ताओं को एक भयावह अभिलेख मिला जिसमें अखबारों की कतरनें शामिल थीं, जिनमें उसके अपराधों का विवरण था। एक फोल्डर जिसमें उसके पीड़ितों के अंडरवियर थे तथा एक फोटो एल्बम था जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की विभिन्न लड़कियों की तस्वीरें थीं जिनके साथ उसने बलात्कार किया था। सबसे विचलित करने वाली खोज उसकी डायरी थी जिसमें उसने अपनी हत्याओं, तरीकों और भविष्य की अत्याचारों की योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया था। इसके बाद डॉड पर प्रथम डिग्री हत्या और अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया गया। उन्होंने सभी आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया और उन्हें 1990 में फांसी की सजा सुनाई गई। जब उनसे फांसी देने की विधि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फांसी देने का विकल्प चुना, जो कि उसी विधि के समान है जिसका प्रयोग उन्होंने अपने सबसे हालिया शिकार की जान लेने के लिए किया था। आश्चर्य की बात है कि डॉड ने अपनी सजा के विरुद्ध अपील करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका क्रियान्वयन विश्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उसने कहा कि उसका पुनर्वास नहीं हो सकता और यदि उसे अवसर मिला तो वह बच्चों पर हमला करना जारी रखेगा और इसमें आनंद पाएगा। उनके वक्तव्यों ने एक ऐसे व्यक्ति का भयावह चित्र प्रस्तुत किया जिसके उद्धार की कोई संभावना नहीं थी। जब अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था तब डॉड ने नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में अपना समय लगाया। उसने पत्रकारों को साक्षात्कार दिए, टीवी कार्यक्रमों में भाग लिया और जो भी उसे सुनना चाहता था उससे खुलकर बातचीत की। अपनी सजा का समर्थन करने के बावजूद उसने बच्चों के लिए आत्मरक्षा पर एक मार्गदर्शिका लिखी जिसमें उन्हें संभावित खतरों से बचने के लिए सुझाव दिए गए थे। 5 जनवरी 1993 को वेस्ली डॉड को वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंशियरी वाला वाला में फांसी दी गई। उसकी फांसी को स्थानीय और क्षेत्रीय अधिकारियों, पीड़ितों के परिवारों और जेल प्रशासन के सदस्यों ने देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसके अंतिम शब्दों ने उसके दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाया। उसने कहा कि उसे ईसाई धर्म में शांति और आशा मिली है और उसने दूसरों को भी इसी मार्ग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉड की फांसी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दुर्लभ घटना थी क्योंकि वह 30 वर्षों में फांसी द्वारा निष्पादित होने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी मौत के बाद उसका शव सेटल भेजा गया जहां पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया, फिर उसे दाह संस्कार कर दिया गया। बाद में उसकी अस्थियों को परिवार को सौंप दिया गया। मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे कैदी अपनी अंतिम घंटों में अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ अंत तक संघर्ष करते हैं जबकि अन्य शांति से अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं। डॉड हालांकि जल्दी निष्पादन की मांग की। इन क्षणों में व्यक्तिगत निर्णय अप्रत्याशित होते हैं और यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई व्यक्ति अपनी अंतिम घड़ियों को कैसे बिताएगा।